फिल्म की कहानी शुरू होती है इस जानकारी के साथ। एक समय आया जब पृथ्वी तबाही की कगार पर थी। मौसम बदल रहा था। एक बहुत ही खतरनाक और ना खत्म होने वाले आइस एज की शुरुआत हो चुकी थी। पेड़ पौधे मरने लगे, खाना खत्म हो रहा था। मगर फिर एक चमत्कार हुआ। अंतरिक्ष में एक दरवाजा प्रकट हो गया, एक वर्म होल। पता चला कि उसके पार एक दूसरा सौर मंडल है और वहाँ पर एक ग्रह है, बिल्कुल जीने लायक। उस ग्रह को रिया नाम दिया गया। पृथ्वी तो वैसे भी मर रही थी, अब इंसानों के पास रिया ही एक आखिरी उम्मीद बची थी। मगर अंतरिक्ष में जाना भी तो इतना आसान नहीं। सरकार कुछ खास लोगों को भेजने में कामयाब रही। मगर फिर एक नई बात पता चली, रिया पर समय बहुत तेजी से गुजरता है। पृथ्वी का 1 साल रिया के 18 साल के बराबर है। मतलब अगर कोई इंसान वहाँ गया भी तो पृथ्वी पर उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा। शुरू में ज्यादातर लोग रिया पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर जैसे जैसे पृथ्वी के हालात बिगड़ते गए, लोग मजबूर हो गए। सरकार सिर्फ गिने चुने लोगों को ही उस ग्रह पर ले जाती, बाकी लोग मजबूर हो जाते हैं और वो इल्लीगल तरीकों से रिया जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते। और उस ग्रह पर अब एक नई सरकार बन चुकी थी। वो पृथ्वी वालों को दुश्मन समझते थे, क्योंकि अब उन्होंने वहाँ अपनी एक दुनिया बसा ली थी। रिया की सरकार इन रेफ्यूजीज को आने नहीं देती। उन्हें मार दिया जाता या स्पेस में ही छोड़ दिया जाता। अब हमें कहानी का मेन कैरेक्टर ब्रैन मार्शल दिखाया जाता है, जो कि इल्लीगली रिया जाने की कोशिश में था। वो एक शिप में पृथ्वी से निकला और अब वो एक कैप्सूल में है। उसके साथ जो बाकी मुसाफिर थे वो बच ना सके और ब्रैन को भी चोट लगी थी। समस्या ये थी कि कैप्सूल में सिर्फ चंद घंटों की ही ऑक्सीजन बची है। उसे जल्द ही किसी स्पेसशिप तक पहुंचना था, वरना बाकी लोगों की तरह उसकी भी मौत हो जाएगी। ब्रैन के पास एक एडवांस एआई था, जिसका नाम उसने एडिसन रखा था। एडिसन ने डिटेक्ट किया कि पास में ही नीसा नाम का एक अंतरिक्ष यान है, जो शायद रिया की ओर जा रहा था। ब्रैन के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, या तो वो इस कैप्सूल में ही मर जाए या यान तक पहुंचने की कोशिश करे। यकीनन वो दूसरा रास्ता ही चुनता है। एआई उसे गाइड कर रहा था। कैप्सूल में ऊर्जा बहुत कम बची थी, इसलिए उसे बहुत हाई स्पीड में उस शिप के करीब जाना होगा और तुरंत मुड़ना होगा। ये हाई स्पीड इंसानी शरीर के लिए बहुत खतरनाक थी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका शरीर टूट जाएगा और दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी। ब्रैन के पास एक खास तरह की ड्रग थी, जिसे उसे सीधा अपने दिल में इंजेक्ट करना था। इससे वो सुरक्षित रहेगा। ब्रैन के पास कोई और चारा नहीं होता। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। वो इंजेक्शन सीधा अपने दिल में लगाता है और कैप्सूल को बहुत तेजी से उस शिप की तरफ ले जाता है। आखिरी समय पर वो कैप्सूल की दिशा बदलकर उसे यान से जोड़ने में सफल रहा, मगर कुछ समय के लिए ब्रैन बेहोश हो चुका था। हमें उसकी पिछली जिंदगी दिखाई जाती है, जब वो पृथ्वी पर था। उसकी पत्नी गुजर गई थी, वो उसकी बेटी रायली, और रायली के दादाजी उसे घर के पास ही दफना देते हैं। ये बहुत मुश्किल समय था पृथ्वी पर। खाने की चीजें खत्म हो रही थी, मगर इन लोगों के पास कैन फूड था। एक दिन हेनरी एक औरत की मदद करता है, उसे खाना देकर। मगर ब्रैन को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस मुश्किल समय में अब कोई किसी की मदद नहीं करता। वैसे भी सब मरने वाले थे। पिछले 8 साल से ये लोग कैन फूड पर ही जी रहे थे। तो ब्रैन ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को किसी रेफ्यूजी शिप पर रिया के लिए भेज देगा। उसके पास कुछ पैसे थे, जिससे सिर्फ एक इंसान ही पृथ्वी से निकल सकता था, और ब्रैन सिर्फ अपनी बेटी को ही बचाना चाहता था। मगर कुछ दिन बाद वो औरत जिसकी हेनरी ने मदद की थी, उसने खाने के बारे में और लोगों को बता दिया, इसलिए वो लोग इन्हें लूटने आए। मगर बात बिगड़ जाती है। ये एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें रायली मारी गई। इस बात से ब्रैन का दिल टूट जाता है। उसने अपनी बेटी को भी दफना दिया और बाद में अपनी बेटी के सभी यादों की मदद से एडिसन नामी एआई का निर्माण किया। इसका मतलब कि एडिसन का दिमाग असल में रायली का दिमाग है। अंत में हेनरी ने ब्रैन को सलाह दी कि वो इस मरती हुई दुनिया से निकल जाए। अपनी बेटी के खातिर ब्रैन रिया की ओर जाने लगा। प्रेजेंट की कहानी में दिखाया जाता है कि ब्रैन को होश आ चुका है। अब वो नीसा यान से अटैच है। सूट पहनकर वो शिप के अंदर आया, मगर ये जानकर उसे हैरानी हुई कि शिप में कोई नहीं। वो आगे बढ़ता है तो उसे क्रू मेंबर्स की लाश नजर आई, जिन्हें हाल ही में मारा गया था। ब्रैन समझ गया कि शिप पर कुछ तो गड़बड़ है। खैर, दीवारों पर लगे फोटो से उसने अंदाजा लगाया कि शिप पर सिर्फ रिया के लोग ही थे और ये पृथ्वी से आने वाले इंसानों को रोकते थे। अब यहाँ हुआ क्या, इन लोगों को किसने मारा, ये एक मिस्ट्री रहेगी।
पूरा समय एडिसन ब्रायन को गाइड कर रहा था। वो मेडवे में गया कुछ मेडिसिन लेने क्योंकि वो घायल था। तभी एडिसन ने रेडिएशन की वार्निंग दी। अचानक एक औरत हाथ में गन लिए ब्रायन को पकड़ लेती है। इस औरत का नाम है ओशा। ये रिया ग्रह से है। ये इसी शिप पर थी। वो बहुत गुस्सा थी और ब्रायन से पूछती है कि तुमने सब लोगों को क्यों मारा। ब्रायन जवाब देता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो खुद सरवाइव कर रहा हूँ। मैं पृथ्वी से आया हूँ, अगर मारना है तो मार दो मुझे। ओशा कहती है कि तुम पृथ्वीवासी हमसे मांगते हो, हम तुम्हारे लिए रिया का रास्ता खोलते हैं, तुम्हारे लोगों को खाना और रिसोर्सेज देते हैं और बदले में तुम हमें ही मारने लग जाते हो। ब्रायन कहता है कि मैं बस अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे नहीं पता ये लोग कैसे मरे। बातों में उलझाकर ब्रायन उसकी तरफ एक चीज फेंक देता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो मेडबे में छुप गया मगर ओशा उसका पीछा करती है। ब्रायन उससे लड़ता है। तभी एडिसन एक और वार्निंग देता है। शिप का ऑक्सीजन रैपिडली खत्म हो रहा था। ब्रायन ओशा से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे एक ऑक्सीजन पाइप नजर आया। वो उसके बिल्कुल करीब जाकर सांस लेना शुरू कर देता है। तभी ओशा एक नया प्लान बनाती है। असल में ये ओशा का ही प्लान था। उसने ही ये सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था। खुद तो उसने मास्क पहना था। पूरी शिप की ऑक्सीजन हटाई जा रही थी और ब्रायन मर सकता था। ओशा उसे मारने आई। ब्रायन का दिमाग धीरे धीरे बंद होने लगा था। उसे अपनी जान बचानी थी तो वो भी ओशा से लड़ता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। कम ऑक्सीजन की वजह से ब्रायन बेहोश होने वाला था मगर एक जोरदार मुक्का मारकर वो ओशा को बेहोश कर देता है और शिप के ब्रिज तक पहुंच जाता है। उसी समय एडिसन ने ऑक्सीजन सप्लाई वापस से रिस्टोर कर दी थी। ब्रिज से पूरे शिप को कंट्रोल किया जा सकता था। जब वो कंट्रोल सिस्टम को हैक करने लगता है तो एक शॉकिंग बात सामने आई। स्पेसशिप में कोई एआई नहीं है और ब्रायन के लिए बिना एआई के इस शिप को चलाना बहुत मुश्किल था। असल में रिया के लोग एआई का इस्तेमाल करते ही नहीं। उनका मानना था कि इसी टेक्नोलॉजी से पृथ्वी तबाह हो गई थी। इतने में ओशा को भी होश आ गया। वो दरवाजे के पास आई मगर दरवाजा बंद था। उसे बहुत गुस्सा आया था। वो ब्रायन को कह रही थी कि वो सिस्टम में कुछ भी एंटर ना करे मगर ब्रायन जानबूझकर एक कमांड एक्टिवेट कर देता है जिसे देखकर ओशा काफी निराश हुई। एडिसन ब्रायन को सलाह देता है कि वो शिप के सिस्टम में उसे इंस्टॉल कर दे। ऐसे वो शिप को आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। शिप के सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद एडिसन को पता चला कि ब्रायन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। शिप का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगा था। ब्रायन एकदम से फ्लोर पर गिर जाता है। असल में ब्रायन ने शिप को एक नए रास्ते पर सेट किया था जो कि नहीं करना था क्योंकि एक तो मैनुअली इन लोगों को स्पेसशिप को एक स्लिंग शॉट से बचाना होगा और अगर स्लिंग शॉट से ये बच भी गए तो एक रेफ्यूजी शिप से टकराने वाले हैं। ये ट्रेजेक्ट्री किसी ने सेट की थी, ये बाद में पता चलेगा मगर ओशा ने इसीलिए शिप के सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया था। ब्रिज से निकलते समय ओशा एक बार फिर से ब्रायन पर हमला कर देती है मगर इस बार ब्रायन उसे शांत करता है और समझाता है कि हमें मिलकर इस शिप को बचाना होगा। खैर ना चाहते हुए ओशा को ब्रायन की बात माननी पड़ी। एडिसन भी दोनों को यही सलाह देता है। ये लोग तो मरेंगे ही मगर उस रेफ्यूजी स्टेशन पर हजारों लोग हैं, वो भी मारे जाएंगे। एडिसन एक नया प्लान बनाता है। ओशा को इंजन कंपार्टमेंट में जाकर स्पेसशिप के प्रोपल्जन सिस्टम को डिसेबल करना होगा। ब्रायन को स्पेसशिप के ब्रिज पर जाके एक इमरजेंसी ओवरराइड सिस्टम को एक्टिवेट करना है मगर यहाँ एक और मुसीबत है। जहाँ ओशा को जाना है वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो स्पेस में चली जाएगी। खैर पृथ्वी के लोगों को वो पसंद तो नहीं करती थी मगर अब मजबूरी थी। ब्रायन उससे बहस नहीं करता क्योंकि वो स्पेसशिप और बाकी रेफ्यूजीज को बचाना चाहता था। वैसे इन दो लोगों के अलावा मेडबे के पोर्ट में डेकर नाम का एक बंदा गहरी नींद में था। डेकर की क्या कहानी है ये कुछ देर में हम जान जाएंगे। ओशा इंजीनियरिंग कंपार्टमेंट में जा चुकी थी। असल में इनके रास्ते में एक स्पेसशिप का मलबा आने वाला था। इन्हें मैनुअली शिप को कंट्रोल करना होगा। अगर ये उस मलबे से टकरा गए तो शिप नष्ट हो जाएगा। पहले इन लोगों को लगता था कि शायद डेकर गहरी नींद में है मगर असल में ये उसका प्लान था। शिप पर बाकी क्रू के साथ जो भी हुआ उसमें डेकर का ही हाथ था। जब ब्रायन और ओशा शिप को ठीक करने में लगे थे तब डेकर पोर्ट से बाहर आया। इसके बाद एडिसन ब्रायन और ओशा को समझाता है कि हम मलबे के उस ढेर से गुजरने वाले हैं, इसलिए उन्हें शिप को मैनुअली ऑपरेट करना चाहिए। ये दो लोगों का काम था। खैर काफी मुश्किल से ये दोनों शिप को उस मलबे से तो निकाल लेते हैं मगर अब कूलिंग सिस्टम में खराबी थी और जल्द ही ये लोग एक स्टार के करीब से गुजरने वाले थे। इस बार ब्रायन को जाना था।
कूलिंग कंपार्टमेंट में वहां का तापमान -40 डिग्री था। ब्रायन को सिर्फ खराब कूलिंग ट्यूब्स हटाने थे। ओशा और ब्रायन को अब एक दूसरे पर भरोसा हो चुका था। तो जब ब्रायन अपना काम पूरा कर लेगा, ओशा दरवाजा खोलेगी, तब तक उसे बाहर इंतजार करना होगा। गर्म कपड़े पहनकर ब्रायन उस कूलिंग कंपार्टमेंट में गया। ओशा जब बाहर आई तो उसने नोटिस किया कि शिप के सिस्टम से कोई छेड़खानी कर रहा है। जब वो बाहर आया तो देखा कि डेकर जाग चुका है। वो हैरानी से पूछती है कि तुम जिंदा हो, ये सब तुमने क्या किया है? डेकर गुस्से में कहता है, तुम रिया वालों ने मुझे मजबूर किया। तुम्हारे लोगों ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया था। अगर मैंने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो वो उन्हें मार देंगे। नीसा स्पेसशिप सिर्फ एक सप्लाई शिप नहीं थी, इसमें एक सीक्रेट मिशन चल रहा था। रिया की सरकार चुप कर एक प्लान बना रही थी जिसमें वो एक अर्थ रेफ्यूजी स्टेशन को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय करने वाले थे ताकि पृथ्वी से वो लोग यहाँ आए ही ना। डेकर भी पृथ्वी से ही था, उन रेफ्यूजीज में से एक, मगर अपने परिवार की खातिर वो बाकी लोगों को मारने के लिए तैयार था। इस शिप पर एक बॉम्ब था जिसे वो स्टेशन को नष्ट करने वाला है, और जब बाकी क्रू को इस बारे में पता चला तो डेकर ने उन्हें मार दिया। अब वो ओशा से लड़ने लगा। वहाँ दूसरी तरफ ब्रायन अपना काम पूरा कर चुका था। अगर वो ज्यादा देर उस कंपार्टमेंट में रहा तो टर्न से ही मर जाएगा, मगर ओशा वहाँ नहीं थी जो दरवाजा खोले, इसलिए ब्रायन को एक दूसरे रास्ते से बाहर आना पड़ा, पाइप से होते हुए, जहाँ उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। ठंड की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई। डेकर एक ट्रेन फाइटर था। ओशा से लड़ते हुए उसने एक इमरजेंसी ओवरराइड पैनल तोड़ दिया था। अब स्पेसशिप बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रहा है, मगर ओशा उससे लड़ती है। उसे हराकर वो ब्रायन की मदद के लिए भागी जिसका शरीर जम चुका था। ओशा जल्दी उसे पॉड में सुला देती है। ये एक मेडिकल पॉड था, इसलिए ब्रायन का इलाज जल्दी हो जाता है। ओशा उसे डेकर के बारे में बताती है। उसे किसी तरह तो रोकना ही था। अब ये लोग उस स्टार के करीब पहुंचने वाले थे जहां से ये शिप स्लिंग शॉट करेगा। ब्रायन डेकर को रोकने जाता है और शिप का कंट्रोल ओशा और एडिसन के पास था, मगर डेकर ने उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था। स्टार के करीब पहुंचकर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाता है। ब्रायन डेकर से लड़ता है और अंत में उसे मार देता है। कुछ देर बाद इनका शिप उस स्टार के ऑर्बिट से निकल आया, मगर बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका था। अब इन्हें दो काम करने थे। शिप का रास्ता बदलना था, स्टेशन के बजाय शिप को उस वार्म होल की तरफ ले जाना था, और दूसरा इस बॉम्ब से छुटकारा पाना था। अगर शिप का रास्ता बदलना हो तो पूरे सिस्टम को फिर से रिस्टोर करना होगा। इसका मतलब कि एडिसन खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर ब्रायन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि एडिसन ही एक आखिरी याद बची थी उसके पास अपनी बेटी की। मगर ये बलिदान देना जरूरी था अगर उसे बाकी इंसानों की जान बचानी है तो। वो बॉम्ब को स्पेस में बाहर फेंकने का प्लान बनाता है, मगर समस्या ये थी कि एयरलॉक छोटा था और बॉम्ब का साइज बड़ा। एडिसन ब्रायन को समझाता है कि तुम्हें बॉम्ब के खास हिस्से को निकालकर उसे हाथ में ही बाहर ले जाना होगा, मगर बिना स्पेस सूट के नहीं। ब्रायन एक स्पेस सूट पहनता है और बॉम्ब को अपने हाथों में लेकर एयरलॉक तक ले जाता है। ओशा को उसकी फिक्र थी, अगर कुछ भी गलत हो गया तो ब्रायन स्पेस में ही हमेशा के लिए खो जाएगा। ब्रायन एक आखिरी बार ओशा की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और एयरलॉक ओपन कर देता है। इसके कुछ देर बाद ही एक बड़ा धमाका हुआ। ओशा को लगा ब्रायन उस धमाके में मर गया, मगर फिर एक आवाज सुनाई दी। ओशा देखती है कि ब्रायन वापस आ गया है। वो एयरलॉक से वापस शिप में घुस चुका था। उसे जिंदा देखकर ओशा को बहुत खुशी हुई। नीसा स्पेसशिप अब सेफ है, बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ब्रायन और ओशा एक दूसरे को देखते हैं। 9 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। इन्होंने अपने शिप को रिपेयर कर लिया था और अब ये रिया ग्रह के लिए रवाना हुए। ये उस वार्म होल से गुजरते हैं, तभी उन्हें एक रेडियो ट्रांसमिशन मिला जो कहते हैं कि ये रिया अर्थ कंट्रोल है, और इनसे पूछते हैं कि क्या ये नीसा स्पेसशिप है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। असल में यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स एडिसन ने खत्म होने से पहले ही रिया पर भेज दिए थे, इसलिए वहाँ के लोगों को सच्चाई का पता चला और अब वहाँ एक नया बदलाव आने वाला था। इनकी कहानी उस ग्रह पर हर कोई जान चुका था। ये रिया के ऑर्बिट में पहुंचे। इनके सामने एक खूबसूरत ग्रह था जहाँ ये अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते थे। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अंत होता है।